नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं पंचायती राज व लोक नीति से संबंधित एमसीक्यू। और इसमें पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन होगा, 1995 से लेकर 2019 तक के प्रश्न। और यहाँ पे किन प्रश्न पत्रों में से पूछे गए ये सवाल है, ये यूपीएससी सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे उसमें पूछे गए सवालों का यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न और इसका सेट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है? स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है? 1995 में सवाल पूछा गया। ऑप्शन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तीसरा है स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। या फिर स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन एक आयोग करता है। तो यहाँ पे भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये गलत है। यहाँ पे 30 नहीं है, 33% है। ठीक है, 33% ये स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, कम से कम। ठीक, कम से कम 33% स्थान यहाँ पे स्त्रियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी जो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये भी सही है। और स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन एक आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, जो कि गलत है। ये कथन यहाँ पे गलत है, हमको गलत ही चुनना था, तो आंसर है इसका बी। 33% आरक्षण कम से कम स्त्रियों के लिए होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 33% से कम नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? 1996 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन हम देखते हैं। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। कौन सी, कितनी स्तरीय संरचना? एक स्तरीय संरचना इस ऑप्शन में है। दूसरा है ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। तीसरा है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। या फिर चौथा है ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर, यानी स्थानीय स्वशासन की जो संरचना है यहाँ पे त्रिस्तरीय है। ठीक है, 3 टायर सिस्टम है हमारे यहाँ। 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय संरचना है। आंसर है इसका सी। आंसर है सी। एक स्तरीय नहीं है, 2 स्तरीय नहीं है और चतुस्तरीय नहीं है, त्रिस्तरीय संरचना है यहाँ पे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना है, और जिसमें ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। अगला सवाल है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। 1998 में पूछा गया सवाल। सर्वप्रथम यहाँ पे अक्टूबर 1959 में पंचायती राज कहाँ पे प्रारंभ किया, किस राज्य में यहाँ पे आरंभ किया गया? आरंभ किया गया राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। तो यहाँ पे अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया। आंसर इसका ए। आंसर इसका ए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के जिला नागौर में लागू की गई। कहाँ पे की गई? राजस्थान के जिला नागौर में। और इसके तुरंत बाद यह व्यवस्था 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू की गई। ठीक है, सन सेम है, यानी जो वर्ष है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे तारीखों में फर्क है, इसलिए यहाँ पे आंसर है इसका राजस्थान। ठीक है, आंसर है इसका ए। इसके साथ ही साथ यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी, लेकिन तारीख थोड़ी लेट थी, तो यहाँ पे आंसर है इसका ए, राजस्थान में। अगला सवाल है। वर्ष 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है, ये हमको बताना है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, 3 इसमें प्रावधान है, 1 नहीं है, वो हमको चूज करना है। 1999 का सवाल है। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। अगला है सभी पदों के लिए उसके रिक्त होने पर निर्वाचनों का अज्ञापक किया जाना। पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व। पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है, वर्ष 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर नए प्रावधान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पे
ए बी सी प्रावधान है। यहाँ पे अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व है, ये शामिल है इसके अंतर्गत। दूसरा भी है, सभी पदों के लिए उसके रिक्त होने पर निर्वाचनों का अज्ञापक किए जाना, ये भी इसमें शामिल है। पंचायतों में 1/3 पदों, ठीक है, 33% इसको बोलना चाहिए, 1/3 पदों तक महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, ये भी इसके अंतर्गत है। लेकिन चौथा वाला नहीं है, पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो यहाँ पे चौथा कथन गलत है। तो हमको यही चूज करना है कि प्रावधान कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। और ये जो चौथे में जो 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 बातें लिखी गई है वह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ये गलत है और आंसर भी इसका यही है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी कि उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ, शर्त और भी रहती है, सिर्फ एक शर्त नहीं रहती है, उसके साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी कि यहाँ पे कौन सी शर्त है जिस पे ये निर्भर होगा। सन 2000 में सवाल पूछा गया। वह अपने कॉलेज के प्रचार से अनुमति प्राप्त कर ले, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। तो यहाँ पे वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि निर्दलीय भी यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जो निर्दलीय सदस्य होते हैं, वो भी यहाँ पे नामांकन भर सकते हैं। दूसरा भी गलत है, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा सही है, वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। तो यहाँ पे जो सी वाला है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ठीक है, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी। भारत का संविधान किसी भी राजनीतिक सार्वजनिक पद पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम उस नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सन 2000 में सवाल पूछा गया है। स्थानीय निकाय है सूची 1 में, सूची 2 में है राज्य। 1999 की स्थिति के अनुसार 1999 में क्या स्थिति थी राज्य की स्थानीय निकाय के संदर्भ में, ये हमको बताना है। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, मंडल, प्रजा परिषद, जनजाति परिषद, ग्राम पंचायतों का अभाव, किन राज्यों में ये स्थानीय निकाय थे, ये हमको बताना है। आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ पे इन कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमको चुनना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्राम पंचायतों का अभाव कहाँ पे था, ग्राम पंचायतों का अभाव था मिजोरम में। जनजातीय परिषद 1999 की स्थिति में कहाँ पे थी, ये थी मेघालय में। ठीक है, मंडल प्रजा परिषद 1999 की स्थिति में कौन से राज्य में थी, ये थी आंध्र प्रदेश में। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद थी असम में। ठीक है, तो यहाँ पे ए का है 2, बी का है 1 और सी का है 4 और डी का है 3। तो ये कूट यहाँ पे हमारे तैयार हो रहे हैं। ए का 2 हम यहाँ पे देखते हैं, ए का 2 यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। बी का 1 भी है इसमें दोनों में। सी का 4 ए वाले में है और डी का 3 भी ए वाले में है। तो आंसर आएगा इसका ए, आंसर है इसका ए। तो ये जोड़ी है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका मिलान किया। अगला सवाल है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। 2009 में सवाल पूछा गया, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। ठीक है, 6 माह के अंदर। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है और इस अवधि के समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिए जाते हैं, परंतु पंचायतों के भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। आंसर है इसका सी, 6 माह। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। 2009 में सवाल पूछा गया, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या फिर दिल्ली में। तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। ठीक है, मद्रास में, आंसर इसका बी। मद्रास नगर निगम
भारत का सबसे पुराना नगर निगम है जिसकी स्थापना 1688 में की गई। और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना 1876 में, बम्बई नगर निगम की स्थापना 1888 में तथा दिल्ली नगर निगम की स्थापना 1958 में की गई। ठीक है, आंसर इसका बी। सबसे पहला जो नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था तो ये था मद्रास में। अगला सवाल है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन या किस चीजों की व्यवस्था करता है? निम्नलिखित में से किस चीज की व्यवस्था करेगा ये हमको बताना। सन 2011 में सवाल पूछा गया और निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। तो यहाँ पे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? तो यहाँ पे जिला योजना समितियों का गठन करने की व्यवस्था ये नहीं करता है, पहला गलत है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, तो ये कथन सही है। राज्य वित्त आयोगों में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की, ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है। उत्तर हम देख लेते हैं, केवल एक और 2, केवल 2 और 3 और 1 2 और 3। तो आंसर इसका सी, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। जिला योजना समितियों का गठन करने की व्यवस्था का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में किया गया था, 74वें संशोधन, और यहाँ पे बात हो रही है 73वें की। ठीक है, तो 73वें में ये नहीं किया गया, आंसर इसका सी। अगला सवाल है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है ये हमको बताने हैं। 2012 में सवाल पूछा गया। एक ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। हाँ, ये सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा हम देखते हैं, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभा के पास होता है, ये भी सही है। तीसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा, यहाँ पे किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। ठीक है, इसके बाद पहला और दूसरा सही है। यहाँ पे अगली स्लाइड में बताऊंगा कि ये क्यों गलत है। ठीक है, पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कौन से सही है ये हमको बताने हैं। केवल एक और 2 दोनों, 2 और 3, 1 2 और 3, 1 और 2 दोनों, तो आंसर है इसका बी। ठीक है, आंसर है इसका बी। पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने, केवल लघु वन उपज का स्वामित्व रखने का खनन, लघु वन उपज का स्वामित्व का खनन, पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने की अनुशंसा का अधिकार है। ठीक है, केवल लघु वन उपज का स्वामित्व, खनन, पट्टा, यहाँ पे है किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा, तो ये यहाँ से गलत हो गया था, गलत हो गया था कथन। ठीक है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी।